नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही है और इसमें हम डे 42 पर पहुंच चुके हैं, यानी 42 दिन बीत चुके हैं। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 42 दिन का लेक्चर आपका पीछे छूटा हुआ है। अगर आपने शुरुआत से कवर किया है तो बहुत अच्छी बात है, यह आपके लिए बहुत सार्थक चीज़ है। लेकिन अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को खो दिया है। ये श्रृंखला बहुत लाभान्वित करती है आपको, क्योंकि ये काफ़ी समय से चल रही है और अगर आपने एक क्रमबद्ध तरीके से इसको फॉलो किया होता, जो कि आप अभी भी कर सकते हैं, तो आप अब तक जीएस में काफ़ी मजबूत खुद को महसूस करते। तो कोई इसमें शुरुआत करने का समय नहीं होता है कि आपने पीछे शुरू नहीं किया तो आप नहीं कर सकते, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि ये 42वां लेक्चर देखिए और पीछे से पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे हिंदी और अंग्रेजी वाले लेक्चर हैं, लगभग बराबर मात्रा में दोनों उपलब्ध हैं। हिंदी वाला थोड़ा सा 2-4 लेक्चर आगे है और अंग्रेजी वाला उतना ही पीछे है, लेकिन दोनों बराबर हो जाएगा। जो पहला लेक्चर है, लेक्चर 1 है, अपनी लैंग्वेज चुन के वहाँ से देखना शुरू करिए। उससे छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए अगर आप चाहें तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में कितना बड़ा इजाफा होता है, कितना ज़्यादा गुणवत्ता ऐड होती। तो चलिए आप आगे की बात करना शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट को हम छोड़ नहीं सकते। ये हॉट स्पॉट होता क्या है? गर्म क्षेत्र, तप्त क्षेत्र, शाब्दिक अर्थ तो यही है हिंदी के हिसाब से, लेकिन ये हिंदी वाला जो अर्थ है ना, इसको यहाँ पर नहीं लगाना है। ये एक संवेदनशील क्षेत्र होता है। मतलब ये है कि यहाँ जैव विविधता तो बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन वो खतरे में होती है। तो ये संवेदनशील इलाके होते हैं। मतलब जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे पाया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसे हर समय विनाश का खतरा बना रहता है। तो ये भी एक मानी हुई बात है कि जहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा सघन होगी, यानी बहुत तरह के रंग बिरंगे जीव पाए जाते होंगे, वो इस समय, तत्काल का जो समय चल रहा है ना, पर्यावरण एकदम से दूषित हो गया है, तो वो इस समय संकट में होगा ही होगा। पूरी दुनिया की यही बात है। तो हॉटस्पॉट शब्द को सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक या अपने व्याख्यान में इस्तेमाल किया था और ये समय था 1988 का। दुख की बात यह है कि हमने अपनी आर्थिक तरक्की और विकास के लिए जो प्रयास थे वो काफ़ी पीछे से शुरू किए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मशीनीकरण, तमाम चीज़ें। लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास हमने पिछले 2 दशक में ही ज़्यादा तेज़ी से किया है। उससे पीछे हम निष्क्रिय थे, प्रकृति से सिर्फ लिया है हमने, चूसा है। और प्रकृति अब खोखली हो गई है तो चिंता हो रही है सबको कि अब नष्ट हो जाएगा सब। तो कोई भी प्रजाति हमेशा बनी नहीं रह सकती है, तो कड़वा सच है, हम भी नहीं रहेंगे कभी। ठीक है, मतलब जो मानव जाति है वो भी अभी है, आगे रहेगी या नहीं रहेगी वो प्रकृति तय करेगी, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे तत्काल में पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो पहले नहीं थे और पहले वाले जो पाए जाते थे वो अब नहीं है। तो ये प्रकृति का बैलेंस करने का और आगे बढ़ने का तरीका होता है। बदलाव होते हैं और उस हिसाब से जो ढल पाता है वही आगे बढ़ता है। तो मानव जाति आगे रह पाएगी या नहीं ये भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी के लिए हमें वर्तमान में बने रहने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति को पोषित करें। जो हमने उससे ले लिया है इतना ढेर सारा, वो उसे लौटाने की कोशिश करें। तो इसलिए इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और अभी उनका कोई पुख्ता रिजल्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने विनाश को बढ़ावा तो दे दिया है। विनाश की रफ्तार बहुत तेज है, परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज है, तो उस रफ्तार को धीमा करने में पर्याप्त समय लगेगा और समय अभी गुजरा ही कितना है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। अब देखिए, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल मिलाकर मान्यता प्राप्त जो क्षेत्र हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले, वो कितने हैं? 36। इनकी संख्या पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में 36। ये पृथ्वी पर जैविक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद और इसी की वजह से, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, इसी की वजह से इनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील सुभेद्य स्थान होता है ना, जो कि पहले चपेट में आता है। जलवायु बदलेगी या किसी भी तरह का मौसम या पर्यावरण का दुष्प्रभाव पड़ेगा तो पहले यही क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी प्रजातियाँ अत्यंत सेंसिटिव होती हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाती। तो ऐसे स्थलीय क्षेत्र हैं। अब इन्हें यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो संख्या आप याद रख सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या खास बात है कि जैविक विविधता हॉटस्पॉट सारे क्षेत्र नहीं बन सकते, सबको हम घोषित नहीं कर सकते, नहीं तो सबका बराबर संरक्षण होता।
तो इसमें कुछ शर्त होती है। शर्त ये होती है, देखिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 सख्त मानदंडों पर खरा उतरना आवश्यक है। पहला ये कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम की रेंज ही काफ़ी ऊंची है। तो कम से कम 1500 प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए जो कि पृथ्वी पर कहीं और न पाई जाती हूँ। देख रहे हैं, कहीं और न पाई, सिर्फ वहीं पर पाई जाती हूँ। मतलब उन्हें हम कहें कि ये वहाँ की स्थानिक प्रजाति, तब जाकर हम कहेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट। और इतना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, अपनी प्राथमिक मुख्य वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा इसने खो दिया हो। मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट हो चुका है। ये जो पारितंत्र है ना हॉटस्पॉट वाला, ये क्या है, नष्ट होने के कगार पे ही इसको घोषित ही किया जाता है। समझ रहे हैं, 70% हिस्सा तो उसने खो ही दिया, यानी आधा से अधिक बर्बाद हो गया है। जो बचा है 30%, उसी को हम बचाने के लिए इसको हॉटस्पॉट घोषित किए हैं कि ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र हो गया है। तो भारत में कुल मिलाकर कितने हैं? 4। वैसे तो 36 है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में है 4। तो कौन कौन से हैं इस पूछा भी जाता है। पहला तो हिमालय है। हिमालय ये हमारे लिए सजग प्रहरी का काम करता है। हमारे भारत में जो एक अच्छी खासी जलवायु हम देखते हैं, एक धन धान्य पूर्ण धरती को देखते हैं, आराम से रहते हैं सभी लोग अपनी अपनी जलवायु में, अपने अपने क्षेत्र में, तो वो सब हिमालय की वजह से ही तो संभव है। हिमालय नहीं होता तो पूरा भारत, आधा से अधिक हिस्सा जो है वो बर्फीला रेगिस्तान होता, बची हुई ज़मीन किसी काम की नहीं होती। तो खेती और वृक्षों की पैदाइश तो यहाँ होने से रही, मंगोलियन डेजर्ट यहीं पर आ जाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिमालय हमें बहुत कुछ देता है, अगर वो न रहे तो यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो हिमालय, ये पूरा भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है। मतलब ये है कि ये न सिर्फ हमारा सजग प्रहरी है, न सिर्फ हमें अनुकूल जलवायु का तोहफा देता है, बल्कि बहुत सारी प्रजातियों का ये आवास है। और पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार के क्षेत्र भी इसी में आते हैं, लेकिन ये पूरा क्या कहा जाता है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र, भारत के नाम पे। इसके बाद भारत बर्मा, यहाँ आप देखें, और वैसे भी हिमालय शब्द जो आप देखते हैं, हिमालय के नाम से ही इस पहाड़ को पूरी दुनिया जानती है। इसका कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है, और ये नाम हम ही ने दिया है, ये भारत के द्वारा रखा हुआ नाम है। इसको चाइना वालों ने नहीं रखा है, नहीं तो फिर उन्हीं की लैंग्वेज में कुछ नाम होता। हालांकि इसकी पर्वत चोटियों को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो दुनिया में जगजाहिर नाम है वो हिमालय है, जो कि हमारे द्वारा दिया है। इसके बाद आप देखें भारत बर्मा क्षेत्र है। तो भारत बर्मा क्षेत्र जो है ये भी हॉटस्पॉट में आता है। इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत कवर होता है, और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी का जो द्वीपीय इलाका है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी चीन के क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं। माफ कीजिए, इसमें देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान समूह के द्वीप इसमें कवर होते हैं, और इसमें ये दिया हुआ है ना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी चीन के क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो इसको हम बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से कर लीजिए। इसके बाद पश्चिमी घाट और श्रीलंका को देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट के समस्त क्षेत्र और श्रीलंका का कुछ क्षेत्र भी इसमें कवर होता है। सुंडालैंड, इसमें निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस के कुछ क्षेत्र आते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं, बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही मिले। जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे अपेक्षाकृत कम जैव विविधता दिखाई देती है, वहाँ भी ये हो सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा पर तथा माफ कीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड का ही एक भाग है, तो उसको हम इससे अलग नहीं कर सकते। ये एक भ्रम होता है कि सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तो वहीं पर जीवन के लिए अनुकूल दशा है, मतलब पर्याप्त तापमान है, आर्द्रता है, विषुवत रेखा के जितना पास रहेंगे उतनी सघन जैव विविधता दिखेगी। लेकिन ये जो हॉट स्पॉट है, ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ वहीं पर बने। तो ऐसा स्टेटमेंट देके भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये कथन सही है अथवा नहीं। कह देगा कि जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है वो केवल और केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वो गलत है। अब आइए आगे चलते हैं। तो हिमालय ये जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, ये हमने पीछे ही देख लिया है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं इस जो जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला एरिया है इसके अंतर्गत। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जैव विविधता से संबंधित जो प्रखर स्थान है, प्रखर स्थान ये शुद्ध अनुवाद कर दिया गया है, मतलब कुल मिलाकर जो हॉटस्पॉट है उनकी जो अपडेटेड लिस्ट जारी की गई है उसमें विश्व के करीब 35 स्थलों को, ये पूरी दुनिया भर का है, ध्यान दीजिएगा, 35 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो 35 स्थान है इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भी नामोल्लेखित किया गया है, मतलब उसको भी इसमें डाला गया है। फरवरी 2016 में होता ये है कि क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, जिसे कि CEPF कहा जाता है,
इसके द्वारा उत्तरी अमेरिका का जो तटीय मैदान है, नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन, तो इसको 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। तो ये रहा 36वां, 35 थे, उसमें एक और जुड़ गया, बन गया 36। और ये कौन सा जोड़ा गया? द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन, और ये जोड़ा गया है 2016 में। तो भारत में 18 विशाल विविध यानी मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों यानी जो मैमल्स हैं उनका 7.6%, यहाँ आप देख रहे हैं। पक्षियों की करीब 12.6%, मतलब प्रजातियों का, टोटल प्रजातियों का भारत में कितना पाया जाता है? ये लगभग 12.5% पाया जाता है। सरीसृपों की पूरी आबादी का 6.2% या प्रतिशत, उभयचरों का करीब 4.4% आबादी यहाँ पर निवास करती है। तो एक अच्छी खासी जैव विविधता हमारे पास अभी भी। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा संतृप्त क्षेत्र है। आप देखते हैं ना, साइलेंट वैली, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहाँ है। तो साइलेंट वैली वो तो अंग्रेज़ों का दिया नाम है, असली नाम उसका सैरंध्री घाटी है, क्योंकि द्रौपदी उस स्थान पर जाकर रुकी थी और वो उन्हें काफ़ी पसंद आया था। तो कुल मिलाकर वो सघन वन का क्षेत्र है, और पश्चिमी घाट वैसे भी वनाच्छादित है, आप जानते ही। तो सघन जैव विविधता वहाँ पर पाई जाती है, वो भी संकट में। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। काफ़ी खींचतान के बाद चीन चाहता था कि वो उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन भारत ने उसे बड़ी ही कूटनीति का इस्तेमाल करके हासिल कर लिया। तो कुल मिलाकर भारत का ये अभिन्न अंग बन गया, और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। स्वर्ग क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हॉट स्पॉट में ही आने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मूल जो निवासी हैं, जनजातियाँ हैं, उसमें लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं, लेकिन इन प्रयासों के उपरांत भी जैव विविधता का ह्रास लगातार हो रहा है, और उन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है जहाँ की जैव विविधता काफ़ी समृद्ध है। तो मानव जनित कारक इसके पीछे सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, और मानव जनित कारक ही जब प्रकृति को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो प्रकृति भी उद्वेलित हो जा रही है। अभी आप देख रहे हैं जोशीमठ में क्या हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं लगातार। वही स्थिति देर सवेर नैनीताल में भी दिखने वाली। 3 ओर से पहाड़ी, और एक पहाड़ी जो पहले से ही भूस्खलन का शिकार है, उसी पर आपने पूरा नगर बसा रखा है। तो फिर स्खलन तो फिर से होगा, अंदर से ज़मीन खोखली होगी, अंदर से टेक्टोनिक मूवमेंट लगातार चल रहे हैं, तो फिर वहाँ प्रलय आएगी। तो वो स्थितियाँ पूरे हिमालय में चलती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खास एरिया में। तो वो प्राकृतिक हलचल तो है ही है, ऊपर से मनुष्य का जो अपना हस्तक्षेप है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो इस वजह से जैव विविधता बहुत अच्छे पैमाने पर तबाह हो रही। तो ये हमने देखा। तो जब कोई चीज़ बर्बाद हो रही होती है, नष्ट हो रही होती है, और वो भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए जीवनदायी है, उसके बिना हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जीवों को मारकर अगर हम खा लेते हैं या अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, हम भी तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आवश्यक है कि हम उस जैव विविधता को संरक्षित करें। आपको क्या लगता है कि मनुष्य या पर्यावरणविद जो है वो इतने परमार्थी हो गए हैं कि जीवों की सेवा कर रहे हैं? वो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, इंसानों का अस्तित्व बचाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर है, और मनुष्य तो निहायत ही स्वार्थी प्राणी। तो कुल मिलाकर मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीवन का हर स्वरूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है, फूड चेन जो है वो एकदम शुरुआत में पढ़ाई जाती है, तो उसमें हम निर्भरता को एकदम स्पष्ट सरल भाषा में देखते हैं कि एक जीव कैसे दूसरे के ऊपर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर होता है। तो कुल मिलाकर एक प्रजाति पर अगर संकट आता है तो उस पर निर्भर रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वो देर सवेर उसकी चपेट में आ जाती हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? असंतुलन पैदा होगा बीच में से। मतलब जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या है? एक जंजीर की तरह से ही तो है। श्रृंखला का मतलब वो चेन है, फूड चेन आप कहते भी हैं उसे। तो चेन के बीच में से आप एक कड़ी को बाहर कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो पूरी चेन बिखर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो वही हाल यहाँ पर फूड चेन का और उसके बाद हमारे इकोसिस्टम का होता है। तो इसीलिए हर प्रजाति महत्वपूर्ण है, हर प्रजाति का अपना महत्व है। और इससे होता यह है कि जब प्रजातियां संकटापन्न होती हैं या विलुप्त होती हैं तो पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है, और अंत में मनुष्य का अस्तित्व भी उसी चपेट में आ जाता है। तो आज यह अति अनिवार्य है कि मानव पर्यावरण को मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए। कुल मिलाकर बात यही है कि पर्यावरण को बचाना है जैसे भी हो सके। प्रकृति तो बदलाव करेगी, परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आज हमें दिख रही है वो भविष्य में वैसी ही रहेगी। हम न चाहें तो भी ऐसा होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में होगा तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी, और फिर कोई भी चीज़ ढंग से नहीं रह पाएगी, कोई भी प्रजाति जीवित नहीं रहेगी। तो उससे उस चीज़ पे हमें अंकुश लगाना है। अब आप देखें कि सतत पोषणीय जो प्रवृत्तियां हैं उसको अपनाने की आवश्यकता है। मतलब कुल मिलाकर सारा जो वार्तालाप है वो सस्टेनेबल शब्द पे आकर अटक जाता है। और सस्टेनेबल का मतलब ये हुआ कि सतत पोषण प्राप्त किया जाए, यानी निरंतर हम संसाधनों का दोहन करते रहें और संसाधन समाप्त भी ना हो।
ये कैसे हो सकता है? तो बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करने से ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम इस हिसाब से यूज करें कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें और थोड़ा सा हम समायोजन करके, एडजस्टमेंट करके भविष्य के लिए भी बचा लें। ये होता है तरीका। ये नहीं कि बेहिसाब इस्तेमाल किया, हमें 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, हम हैंडपम्प हमारे पास है या समरसेबल पंप लगा हुआ है, हम 1 बाल्टी पानी की जगह 4 बाल्टी निकाल कर 3 बाल्टी से पैर धो लिए और 1 बाल्टी को पीने के लिए ले गए। तो ये वाला जो प्रबंधन है ना, इससे हमें बाज आना होगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ ये तो एक सरल उदाहरण आपको दिया गया, मतलब पानी का एग्जाम्पल दिया गया कि आप इससे समझ सकें। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि प्रजातियों का संरक्षण और आवास का स्थान ही सुरक्षा की अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो नहीं रह पाता। शुरुआत में हम बड़े जोश खरोश के साथ काम करते हैं, बाद में वो प्रक्रियाएं, वो प्रयास जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और उतना किसी के अंदर जोश नहीं रह जाता, किसी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं रह जाती, तो बाद में वो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। इसमें सतत प्रयास की आवश्यकता है। सन 1992 का आप जानते ही हैं, रियो डी जेनेरियो में ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। जैव विविधता का सम्मेलन भी होता है, अर्थ समिट, वही बात है। पृथ्वी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम जैव विविधता की ही चर्चा करते हैं। तो इसमें जो संकल्प थे उसमें भारत तथा अन्य 155 देशों के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे, संकल्प वहाँ पर लिया गया था। तो विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के कुछ तरीके सुझाए गए हैं जो कि गौर करने लायक है। इसमें कुछ तरीके आप देख रहे हैं, जैसे कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन भी अपेक्षित है। अगर हम योजना बनाकर नहीं चलेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, तो प्रजातियां विलुप्त होती रहेंगी एक के बाद एक। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और उनकी जो वन्य प्रजातियां हैं, उनकी हर वैरायटी को हम संरक्षित करेंगे, तब जाकर हम प्रॉपर एक जैव विविधता का संरक्षण कर पाएंगे। प्रत्येक देश को अन्य जीवों के आवास के लिए चिन्हित करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब प्रत्येक देश इसमें अपने स्तर पर भागीदारी करे, अपने स्तर पर प्रयास करे, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सारी प्रतिबद्धताएं वहाँ पर की जाती हैं। इसके साथ साथ प्रजातियों के पलने बढ़ने और विकसित होने के लिए स्थान सुरक्षित और संरक्षित हो। प्रजाति को अपना पूरा विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। आवास सिर्फ रहने का ठिकाना उपलब्ध नहीं करवाता है, वहाँ पर अनुकूल भोजन, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था होती है, सुरक्षा देता है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, ये भी देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजाति बचाने और संरक्षित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, और इस पर आधारित नेशनल पार्क या सेंचुरी इत्यादि स्थापित किए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। नेशनल पार्क जो है ये वन्यजीव संरक्षण की दिशा में पहला कदम थे। उसी दिशा में और भी प्रयास किए जाते हैं। जो सेंचुरीज हैं वो बनाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरी, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जो कि आपस में ही संबद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग चीज़ें। वह क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है, या वह देश, यहाँ क्षेत्र से ज़्यादा देश शब्द का इस्तेमाल करना सही रहेगा, क्योंकि उससे हम नाम से पहचान सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय इलाके में आने वाले जो देश होते हैं, उसमें संसार की सबसे ज़्यादा प्रजातिगत विविधता देखी जाती है। मतलब भूमध्य रेखा के चारों ओर नज़दीकी जो क्षेत्र होते हैं, जो कि उष्णकटिबंध कहा जाता है, तो वहाँ पर प्रजातियों में विविधता ज़्यादा होती है। उन्हें महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या 12 है। इसमें कौन कौन से हैं? तो मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत भी इसमें आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश है ये क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्री, उसमें हम भी आते हैं। तो हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। अब ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा संकट में है, उन्हें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसे कि आप IUCN कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में इन्हें चिन्हित किया है, ताकि इन्हें मदद मिलती रहे, बाहर से भी मदद मिलती रहे, अलग अलग जो कोष विकसित किए गए हैं उनके माध्यम से। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए। वनस्पति के आधार पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पौधे महत्वपूर्ण है, ये सबसे शुरुआती कड़ी है। चूंकि ये उत्पादक होते हैं, सूर्य के प्रकाश को सबसे पहले यही ग्रहण करते हैं और फिर पूरे पारितंत्र में आगे बढ़ने योग्य बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसी के आधार पर तय किया जाता है कि कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट होगा अथवा नहीं होगा। तो प्राथमिक उत्पादकता को ये तय करते हैं। ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजातियां भोजन, जलाने की लकड़ी, कृषि भूमि, इमारती लकड़ी आदि जो है वो वृक्षों से ही प्राप्त होता है, यानी वृक्ष उत्पादों का ही हम इस्तेमाल करते हैं या जीव भी इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में कहीं और नहीं पाए जाते। और जो हॉट स्पॉट है, ये तो एक उदाहरण दिया गया। अन्य हॉट स्पॉट जो कि समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ समस्याएं हैं। हवाई द्वीप पे आप देखें कि विशेष प्रकार के पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर विदेशी प्रजातियों का आगमन होता है। भूमि विकास के तमाम जो तरीके हैं वो चल रहे हैं, तो इससे वहाँ का पारितंत्र नष्ट होता रहता है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट को दर्शाया गया है। इसमें जो ये स्थान है अधिक डार्क कलर से आपको दर्शाए जा रहे हैं, तो इन्हें आप देखें। उष्णकटिबंधीय एंडीज जो है ये पर्वतमाला वाला स्थान, ये पूरा दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे पश्चिमी इक्वाडोर और कोलंबियन कॉको है ये वाला। इसके बाद सेंट्रल अमेरिका और उच्च भूमि वन जो है वो यहाँ पे हैं, ये रहा बीच में। सेंट्रल अमेरिका के जो निम्न भूमि वन है, निचली ज़मीन पर पाए जाने वाले, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ऊपरी गिनी की जो वन है ये अफ्रीका महाद्वीप में आप चले आएँ, और इसके अलावा जो तंजानिया के पर्वत हैं आर्क शेप के, वो यहाँ पे है। ये भी एक हॉट स्पॉट एरिया है। पूर्वी मेडागास्कर, मतलब पूरा मेडागास्कर नहीं, उसका ईस्टर्न पार्ट, ये हॉट स्पॉट में। इसके बाद सिंह राजा ये वन श्रीलंका का वन क्षेत्र है, तो ये आपका हॉट स्पॉट में आता है। पश्चिमी घाट भारत के जो हैं ये भारतवर्ष में आप देख रहे हैं। पूर्वी हिमालय का ये क्षेत्र रहा। यहाँ पे इंडोनेशिया वाला है, ये प्रायद्वीपीय मलेशिया है, ये फिलीपींस है, ये उत्तरी बोर्नियो है। ये सब क्या है, ये हॉट स्पॉट। यहाँ पे आपका क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, और ये मेलेनेशिया है, न्यू कैलेडोनिया, यहाँ पे भी एक हॉट स्पॉट स्थित है। तो आप देखकर इसमें समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर भूमध्य रेखा जो कि बीच से होकर गुजरी है, उसी के चारों ओर इनकी अवस्थिति है। उष्णकटिबंध में इनकी अवस्थिति ज़्यादा देखी जा रही है, या वहीं पर है ही। तो ये सघन जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, मतलब इसमें मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को हमने पीछे इसीलिए देखा है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट का हमारा क्रम, आज का जो क्रम है वो यहीं पर समाप्त होता है। और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही टॉपिक लेकर हम नए मॉड्यूल आपको यहाँ देते रहेंगे। वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस जो है उनको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके और हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। और ये श्रृंखला निरंतर चल रही है, इसका लाभ लीजिए पूरा। इसे आप अगर क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। एक क्रम से आप सीख पाते हैं, क्योंकि इकट्ठे मोटी सी किताब लेकर पढ़ना और सीखना असंभव होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ों को किया जा सकता है, तो वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं।